बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल कैरियर परिवार में। मैं मुकेश कुमार आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप लोग को बिहार डीएलएड का जो एंट्रेंस होने वाला है उसका टेस्ट सीरीज हम लोग चला रहे हैं और आज होगा टेस्ट नंबर आपका 7। इसके पहले 6 टेस्ट आपका महत्वपूर्ण कराया जा चुका है। अगर आप नहीं देखे हैं तो जा करके हमारे प्ले लिस्ट में आपको सभी टेस्ट मिल जाएगा, क्रम से मिल जाएगा। पूरा टेस्ट दीजिए, आपको काफ़ी लाभ होने वाला है एग्ज़ाम में। ठीक है, अगर आप अच्छे मार्क्स चाहते हैं तो आप सभी टेस्ट को 1 से 2 बार ज़रूर दीजिएगा ताकि आप अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सके और आपको सरकारी गवर्नमेंट कॉलेज आपको मिल सके। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे सामाजिक विज्ञान के महत्वपूर्ण 20 सवाल जो आपको एग्ज़ाम में आने की काफ़ी संभावना है। और ये डेली जो टेस्ट होती है आपकी शाम में 7 बजे से डेली आपकी टेस्ट होती है। तो 7 बजे आप ज़रूर आ जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि 7 बजे आपको नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है, और इसके बाद आपको बता दूं कि हमारे यहाँ प्रधान शिक्षक की भी तैयारी चल रही है। तो जो प्रधान शिक्षक की तैयारी कर रहे होंगे उसका 499 हमारे यहाँ चार्ज है और आपको पूरे सिलेबस की आपकी तैयारी करवाई जाती है हमारे यहाँ। इसके अलावा सीटेट की भी तैयारी चल रही है, तो सीटेट का भी हमारे यहाँ आपको तैयारी हो रहा है। तो सीटेट के बारे में भी आपको मैं बताऊँगा लास्ट में। और ये प्रधान शिक्षक का है, तो ये हमारा नंबर है, आप हमसे जुड़ सकते हैं। जो लोग तैयारी करते होंगे तो इस नंबर पे 499 का आपको पेमेंट करके फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम के माध्यम से स्क्रीनशॉट भेजना होगा इसी नंबर व्हाट्सएप पर। वहां आपको ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा और वहीं पर आपको सारे नोट्स वगैरह दिए जाएंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहला जो सवाल है वो है सामान्य विज्ञान का। आपके स्क्रीन पर देखिएगा, पहला सवाल कह रहा है कि नींबू जो है वो खट्टा किस कारण होता है। देखिए, नींबू जो है ये खट्टा किस कारण होता है ना। खट्टा तो देखिए और भी बहुत सारा चीज़ होता है, जैसे सिरका होता है, इमली होता है, अमाशय रस होता है, नींबू होता है। तो ये सभी चीज़ खट्टे पदार्थ हैं, है ना। लेकिन आखिर ये जो खट्टा होता है ये किसके कारण होता है, तो ये होता है आपका नींबू जो है साइट्रिक अम्ल के वजह से, है ना। साइट्रिक अम्ल के वजह से ये खट्टा होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी। अगर आपसे पूछा जाए कि अमाशय का जो रस होता है ये खट्टा क्यों होता है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, तो जो हाइड्रोक्लोरिक जो अम्ल है ये हो जाएगा अमाशय रस, है ना। अमाशय रस जो खट्टा होता है ये होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के वजह से। और देखिए आपको एक चीज़ और बता दूं, जैसे कि सिरका जो होता है ना, जो सिरका होता है ना वो एसिटिक एसिड के वजह से आपका खट्टा होता है। और जो आपका इमली होता है मेरे दोस्तों, तो इमली जो होता है वो टार्टरिक एसिड के वजह से होता है आपका खट्टा, है ना। इमली खाता है ना तो मुंह में पानी आ जाता है, इमली नाम सुनते ही, है कि नहीं, आपके मुंह में पानी आ गया होगा। तो इमली जो होता है वो टार्टरिक अम्ल की वजह से क्या होता है, खट्टा होता है। तो ये सभी याद रखिएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल और साइट्रिक अम्ल। ठीक है, अगले सवाल की ओर चलते हैं। सवाल नंबर है दूसरा। वीडियो को सभी लोग एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना है ताकि आपको डेली नोटिफिकेशन आपको मिल सके। देखिए, दूसरा नंबर सवाल है मेरे प्यारे बच्चों कि वायु क्या है। ठीक है, आप वायु में सांस लेते हैं तो वायु में देखिए बहुत सारा चीज़ है ना। हाइड्रोजन भी है, आपका ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, हीलियम भी है, बहुत सारे मतलब वायु है ना। वायु में सभी गैस क्या है, तो मिला हुआ है। तो मिला हुआ है इसका मतलब क्या है, तो वो एक मिश्रण है। मिला हुआ मतलब क्या हो गया, वो एक मिश्रण है। तो वायु एक बहुत सारे गैसों का क्या है, मिश्रण हो गया। आंसर नंबर हो जाएगा आपका सी नंबर। नाइट्रोजन कितना परसेंट है, 78% है। ऑक्सीजन 21% है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो 0.03% है। अगर अक्रिय गैस में सबसे ज़्यादा जो प्रतिशत है वो आर्गन का है, 0.91%। ठीक है, 0.93%, है ना। तो ये आप यहाँ से ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है आपका 63 नंबर। तो अगला प्रश्न है आपका 3 नंबर की विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा असत्य। देखिए 63 और 64 इसलिए आपको ये लग रहा है क्योंकि ये पूरा सेट का है ना। पूरा सेट में अगर करवाऊंगा 1 से लेकर के आपका 150 या 120 तक तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए इसको छोटा छोटा करके आप सभी के लिए लाते हैं। एक दिन सामाजिक अध्ययन, एक दिन विज्ञान, एक दिन रीजनिंग, एक दिन मैथ। ठीक है ना। तो इसीलिए आपको यहाँ पर आपको ये नंबर दिख रहा होगा। अगला प्रश्न है कि विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा असत्य आपको पूछा गया है। तो असत्य कौन सा होगा, विरंजक चूर्ण यानी कि ब्लीचिंग पाउडर, है ना। विरंजक चूर्ण यानी कि ब्लीचिंग पाउडर जो है वो जल में क्या होता है, विलय
तो होता है, लेकिन पूर्ण रूपेण विलय नहीं होता है। ठीक है, और यह हल्के पीले रंग का ऑक्सीकारक होता है जो तनु अम्ल की प्रतिक्रिया से क्लोरीन गैस का निष्कासित करता है। 63 का आपका आंसर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? तो आंसर हो जाएगा आपका जल में अधिक विलय होता है। आंसर नंबर हो जाएगा आपका ए नंबर। ठीक है, अगला प्रश्न चलते हैं 64 नंबर प्रश्न कह रहा है कि पारद धातु मिश्रण है। बताइए, 64 कह रहा है कि पारद धातु मिश्रण है, किसका मिश्रण है? अति रंगीन मिश्र धातु होती है, कार्बन युक्त मिश्र धातु होती है। पारद धातु मिश्रण जो है वो पारद युक्त मिश्र धातु होती है, या फिर अपघर्षण के लिए अति प्रतिरोधक वाली मिश्र धातु होती है। क्या होगा 64 का? देखिए, राइट आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, यानी कि पारद युक्त मिश्र धातु होती है। आंसर नंबर हो जाएगा आपका 64 का सी नंबर। ठीक है, यानी कि पारद धातु का मतलब क्या हो गया? अमलगम, इसी को कहते हैं पारद यानी कि पारा। ठीक है, तो ये पारद युक्त मिश्र धातु होता है। ठीक है, लोहे को छोड़कर प्रायः सभी धातुएं पारे के साथ मिलकर अमलगम बनाता है। आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर। नेक्स्ट है आपका 65 नंबर प्रश्न है कि कोयले का सामान्य प्रकार है। कोयले का सामान्य प्रकार कौन सा है? देखिए, कोयला बहुत प्रकार का होता है ना। कोयला जो है ना, ये बहुत प्रकार का होता है, जैसे कि एंथ्रासाइट है, बिटुमिनस है, कोक है आपका, ठीक ना, लिग्नाइट है। तो ये जो कोयला है, कोयले के भी 4 प्रकार होते हैं। तो कोयला का जो सामान्य प्रकार पूछ रहा है, ये कौन सा होगा, है ना? बिटुमेनी होगा, अर्ध बिटुमेनी होगा, या एंथ्रासाइट होगा, या कोक होगा। तो क्या होगा इसका आंसर बताइएगा। तो 65 का आपका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए, यानी कि बिटुमिनी। ठीक है, बिटुमेनी मतलब कि बिटुमिनस, है ना, इसको बिटुमिनस भी आप कह सकते हैं, बिटुमेनी का जगह पे आप बिटुमिनस भी लिख सकते हैं, है ना। तो जो बिटुमिनस कोयला है ना, ये आपका सामान्य कोयला है। ठीक है, इसमें कार्बन की मात्रा कितनी होती है? तो 70% से लेकर के 90% तक इसमें क्या होती है? कार्बन की मात्रा होती है। सबसे अच्छा अगर कोयला पूछता तो वो हो जाता एंथ्रासाइट, है ना। एंथ्रासाइट जो कोयला है वो सबसे अच्छा कोयला माना जाता है, और इसमें 90% से ज़्यादा क्या होता है? तो कार्बन की मात्रा होती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न चलते हैं आपका 66 नंबर प्रश्न है कि भारत की राष्ट्रीय स्तनी कौन सी है ना। तो राष्ट्रीय स्तनी कौन सी है ना? राष्ट्रीय स्तनी जो है वो बाघ है दोस्तों। भारत की राष्ट्रीय स्तनी क्या है? बाघ है। जबकि अगर मयूर पूछा जाए, है ना, मयूर अगर पूछ लिया जाए तो क्या हो जाता? आपका मोर हो जाता। ठीक है, मोर हो जाता राष्ट्रीय पक्षी। ठीक है, स्तनी का मतलब ये जानवर पूछ रहा है ना। तो राष्ट्रीय पशु पूछ रहा है, तो राष्ट्रीय पशु जो है हमारा वो बाघ है हमारा। ठीक है, क्या है? बाघ। तो आंसर हो जाएगा हमारा आंसर नंबर डी। 66 का आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका 67 नंबर कह रहा है कि निरशंस प्राणी कौन सा है? बताइए, निरशंस प्राणी कौन सा है? देखिए, जो वेल मछली होता है ना, जो वेल मछली होता है वो कहाँ रहता है? समुद्र में। और वेल मछली जो है ना सबसे बड़ा स्तनधारी जीव है, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, तो वेल जो है समुद्र में रहने वाला एक स्तनधारी है जो निरशंस प्राणी के अंतर्गत आता है, यानी कि वेल हो जाएगा इसका आंसर नंबर बी हो जाएगा आपका। ठीक है, अगला है आपका 68 नंबर प्रश्न है कि जल से बाहर निकाल लिए जाने पर मछलियां मर जाती हैं, है ना। मछली को कहीं जल के बाहर निकाले हैं, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है ना। हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। तो वही मछलियां को जब हम बाहर निकालते हैं तो वो क्या होती है? मर जाती है। कारण क्या है? आप ऑप्शन को पढ़िए और जल्दी से इसका जवाब दीजिए, है ना। 68 का ऑप्शन नंबर, वे श्वास नहीं ले पाती है, क्योंकि वे गलफड़े से सांस लेती है और वो पानी में ही ले सकती है। तो आंसर हो जाएगा सी नंबर, वो सांस नहीं ले पाती इसलिए वो मर जाती है, छटपटा छटपटा के बेचारी।
नेक्स्ट सवाल है आपका 69 नंबर, कह रहा है कि मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे को किस प्रकार पहचानते हैं। तो देखिए मधुमक्खी जो है एक दूसरे को कैसे पहचानते हैं कि आखिर भाई मेरे ही ये मतलब कि सदस्य है। तो ये नृत्य करती है और उससे पहचान लेती है भाई साहब, है ना। ये नृत्य करती है और उससे पहचानती है, यानी कि नृत्य से पहचानती है। आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर। मधुमक्खियाँ क्या रहती है, तो समूह में रहती है। अगला प्रश्न है आपका 70 नंबर, कह रहा है कि मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं। जी हाँ, आपका भी दांत 2 बार विकसित हुआ होगा ना। नीचे वाला 10 और ऊपर वाला 10, यानी कि टोटल जो है 20 दांत जो है दोस्तों वो आपके 2 बार आते हैं ना। एक बार बचपन में आया होगा, जब आप 1-2 साल के हुए होंगे तो धीरे धीरे करके आपको सभी दांत आ गए होंगे फिर, और उसके बाद फिर वो दांत क्या होता है, झड़ जाता है, उसके जगह पर दूसरा दांत आता है। लेकिन जो अंदर वाला जो चौड़ा वाला दांत होता है ना, वो दोबारा नहीं आता है, ठीक है। तो आगे वाला जो होता है, ऊपर वाला 10 दांत आगे वाला और नीचे वाला 10 दांत आगे वाला, ये टूटता है और इसके जगह पर दूसरा दांत आता है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा आपका 20 दांत, है ना। चलिए अगला प्रश्न है आपका 70 के बाद 71 नंबर, 71 नंबर प्रश्न कह रहा है कि मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी, जी हाँ, पैर की जो हड्डी है ये खोखली होती है या सरंध्री होती है या ठोस होती है या कीलक होती है, कैसी होती है। तो मनुष्य के शरीर के पैर की हड्डी जो होती है मेरे भाई, ये खोखली होती है ना। कैसी होती है, खोखली होती है। और इसी खोखले भाग में बोन मैरो यानी कि अस्थि मज्जा स्थित होता है, जो रक्त निर्माण का कार्य करता है, ठीक है ना। तो आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर ए नंबर। अगले सवाल की ओर चलते हैं 72 नंबर। प्रश्न है कि मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी हड्डियां होती है। तो आपके खोपड़िया में कितने हड्डी है, कभी गिने हैं तो गिन के देखिएगा, गिन तो नहीं पाइएगा, लेकिन आज जान लीजिए कि मनुष्य के जो खोपड़िया है वो खोपड़िए में टोटल कितनी हड्डियां होती है। तो 29 टोटल हड्डी होती है ना। खोपड़िया में दोस्तों 29 हड्डी होती है ना, जिसमें 8 हड्डी जो होता है वो कपाल में होता है, 14 जो हड्डी होता है वो चेहरे में होता है, और 6 हड्डी जो होता है वो कान में होता है, ठीक है, तथा एक जो होता है वो गले में होता है। तो टोटल हो गया आपका 29 हड्डियां, है ना। अगले सवाल है आपका 73 नंबर, कह रहा है कि आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज है। आधुनिक जो हम लोग मनुष्य हैं, तो हमारे जो पूर्वज थे वो कौन थे, बताइए क्या होगा। तो आधुनिक मनुष्य के जो हाल का पूर्वज है, इसको क्रो मैग्नन मानुस है दोस्तों। आंसर हो जाएगा क्रो मैग्नन मानुस, जो होमोसेपियंस जाति का था आपका। तो इसका आंसर क्या होने वाला है, क्रो मग्न मानुस भी इसको लिखा जाता है, और क्रो मैग्नन मानुस इसको कहते हैं, जो होमोसेपियंस जाति का था। होमोसेपियंस भी रहता था, आप उसको भी टिक कर सकते थे, ठीक है। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं 74 नंबर। प्रश्न है कि माँ पौधे की भांति पौधा मिलता है। माँ पौधे की भांति पौधा मिलता है बीजों से, कटा तना से, या इनमें से किसी से नहीं, क्या होगा। तो माँ पौधे की भांति पौधा बीजों तथा कटा तना से मिलता है ना। बीज से भी मिलता है और कटा तना से भी मिलता है। ये आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर डी नंबर हो जाएगा। जो भी डी आंसर कर रहे हैं सही कर रहे हैं, लास्ट में अपना अपना स्कोर भी बताना है। टोटल 20 सवाल यहाँ पर अभी देखने वाले हैं। अगले प्रश्न है आपका 75 नंबर। प्रश्न है कि 80% से अधिक सेल में पाया जाने वाला पदार्थ है, बताइए 80% से अधिक सेल में पाया जाने वाला पदार्थ कौन सा है। प्रोटीन, चर्बी, खनिज, जल। तो 75 क्या हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा कोशिका यानी सेल में 80% से अधिक जो है वो जल तथा 20% प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 75 का आंसर नंबर डी हो जाएगा, है ना। तो 80% से अधिक इसमें क्या होता है, तो इसमें जल होता है, ठीक है, और 20% प्रोटीन होता है, वसा, कार्बोहाइड्रेट भी होता है, ये सभी चीज़ होता है, ठीक है।
कोशिका जो होता है ना, ये जीवन का सबसे छोटी और कार्यात्मक इकाई है, क्योंकि प्रत्येक जीव का शरीर कोशिका से ही निर्मित होती है। अगले प्रश्न है आपका 76 नंबर। कह रहा है कि इंसुलिन प्राप्त होता है, कैसे प्राप्त होता है इंसुलिन? अदरक के प्रकंद से, डालिया की जड़ों से, बालसम पुष्प से, या आलू के कंद से। तो जो इंसुलिन प्राप्त होता है वो किससे होता है? तो इंसुलिन जो है दोस्तों वो डालिया या फिर डहेलिया की जड़ों से प्राप्त होती है ना। डालिया की जड़ों से या फिर डहेलिया की जड़ों से प्राप्त होती है, जिससे मधुमेह रोग का दवा बनाई जाती है। ठीक है, तो इंसुलिन से मधुमेह की दवा बनती है, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है 77 नंबर। प्रश्न है कि हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया? देखिए, हरगोविंद जो खुराना है ना, ये भारतीय मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक हैं। ठीक है, भारतीय मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक है डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने इनको 1968 ईस्वी में, याद रखिएगा 1968 ईस्वी में जीन के संरक्षण के लिए जेनेटिक कोड की खोज किए थे, है ना, जीन के संश्लेषण के लिए या फिर संरक्षण के लिए। तो आंसर हो जाएगा आपका, आंसर नंबर बी नंबर हो जाएगा आपका 77 का दोस्तों। ठीक है, चलिए, तो जीन के संरक्षण के लिए इनको सम्मानित किया गया था 1968 ईस्वी में, और ये भारतीय मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक हैं। अगला प्रश्न है आपका 78 नंबर। संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? तो संसार का सबसे बड़ा जो पुष्प यानी कि फूल है ना, तो संसार का सबसे बड़ा जो पुष्प है वो कौन सा है? तो वो है आपका रेफलेसिया, है ना। क्या होगा? रेफलेसिया जो है संसार का सबसे बड़ा पुष्प है। और सबसे छोटा अगर पूछे तो क्या होगा? बताइए सब लोग कमेंट करके कि छोटा सबसे पुष्प कौन सा है? तो उसको क्या कहते हैं? बुल्फिया। क्या कहते हैं? बुल्फिया, है ना। बुल्फिया जो है ये सबसे छोटा पुष्प है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका 79 नंबर। प्रश्न है कि तना कटा आम तौर से, तना कटा, है ना, तना क्या है? कटा हुआ, आमतौर से किसके प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है? ठीक है, तो किसी चीज़ का जो तना काट करके हम लोग जो प्रयोग करते हैं वो किसका प्रयोग करते हैं? केला रोपते हैं तो काट करके तना लगाते हैं, नहीं। कपास भी ऐसा नहीं लगाता है, आम भी हम लोग ऐसा नहीं लगाते हैं, गन्ना, है ना, इस प्रकार से हम लोग गन्ना को लगाते हैं। ठीक है, तना काट करके आमतौर पर गन्ने का प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है। आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। और अगला प्रश्न है आपका कि मटर पौधे है। अब बताइए, जो मटर पौधे हैं वो शाख है या पुष्प है या झाड़ी है या कोई नहीं है? तो मटर जो होता है ना, ये एक शाख पौधा है। ठीक है, मटर क्या है? एक शाख पौधा है, और यह एक फूल धारण करने वाली द्विबीजपत्री पौधा भी है। ठीक है, चलिए, तो आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर। तो वीडियो कैसा लगा मेरे प्यारे बच्चों, जरूर बताना है नीचे कमेंट करके। इसका आंसर आपको नीचे दे दिया गया है, आप यहाँ से इसको आंसर भी दे दीजिएगा। हमारे यहाँ देखिए सीटेट की भी तैयारी चल रही है, शुरू अभी नहीं हुई है, शुरू हो जाएगी कुछ दिन में। तो ये ऑफ़र कुछ दिन के लिए है, तो आप लोग अगर जुड़ना चाहें तो इसमें जुड़ सकते हैं। ठीक है, हिंदी का जो चार्ज है, सबका चार्ज भी आपको यहाँ पर दे दिया गया है। 1 to 5 के लिए 550, संस्कृत का भी 550, मैथ का भी 550, EVS का भी 550, और आपके जो पेडागोजी जो है इसका 750 चार्ज है। ठीक है, तो अगर ये सीट फुल हो जाता है तो आपका जो ये फ़ी है ये इंक्रीज कर जाएगा। तो जितना जल्दी हो सके आप ले लीजिएगा। 100% इसमें रिजल्ट की गारंटी है कि आपकी रिजल्ट हो जाएगी। बस आपको जितना पढ़ाया जाएगा, करवाया जाएगा, आपको उतना करना है। ये हमारा नंबर है, आप हमें इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। और जो DLED एंट्रेंस की तैयारी कर रहे होंगे तो वो भी हमसे कांटेक्ट करके हमारे नए ग्रुप में आप जुड़ जाइएगा, इस नंबर पे मैसेज करके। ठीक है, और जो DLED वाले हैं उनको PDF मिल जाएगा आपका टेलीग्राम ग्रुप में, है ना। कैरियर परिवार जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है उसमें आपको दे दिया जाएगा। इसके अलावे हमारे यहाँ देखिए नेट JRF की भी क्लास स्टार्ट होने वाली है हिंदी सब्जेक्ट की। तो जो हिंदी सब्जेक्ट का नेट JRF तैयारी करना चाहते हैं वो तैयारी कर सकते हैं। किनके द्वारा तैयारी करवाया जाएगा? तो वासुदेव तिवारी सर हैं, इनके द्वारा करवाया जाएगा। 5 साल का एक्सपीरियंस है इनको पढ़ाने का, और इसके अलावा ये भी नेट JRF क्वालिफाइड हैं, है ना। तो इनका जो फ़ी है वो टोटल 8000 चार्ज है, और ये कुछ ही देने के लिए इसमें भी है। आप इसमें ले सकते हैं और तैयारी कर सकते हैं। अगर कोई भी आपके मित्र होंगे तो आपके उनको बता देना है। हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, कैरियर परिवार, और हमारा यूट्यूब चैनल है कैरियर परिवार, तो इसे भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए। टेलीग्राम जो हमारा है
इसको मैं आप लोग को बता दूं, इसको ज्वाइन करके आप यहाँ से मतलब कि PDF प्राप्त कर लीजिएगा। ठीक है, तो कैरियर परिवार हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी है ना, दोनों सेम ही है। तो आप इसको कैरियर परिवार सर्च कीजिएगा, टेलीग्राम आ जाएगा। टेलीग्राम का लिंक देखिए मैंने लाइव में भी दे दिया हूँ सबसे ऊपर में। ठीक है, तो वहाँ से भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, वहाँ से भी आप कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। जैसे ही कोई नया अपडेट आएगा तो आप लोग को दिया जाएगा। इसके अलावा प्रधान शिक्षक की भी तैयारी चल रही है, तो जो प्रधान शिक्षक की तैयारी कर रहे होंगे उनका 499 चार्ज है, तो आप पे करके भेज दीजिएगा, आपको जोड़ दिया जाएगा, है ना। डेली 9 बजे से अभी क्लास चल रही है। धन्यवाद। जैसे ही कोई नया अपडेट आएगा आप सभी को नया अपडेट दिया जाएगा। थैंक यू।